हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लैब असिस्टेंट या जो साइंस से रिलेटेड जो भी भर्तियां हैं उनके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, यानी कि बायोलॉजी का एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत मैं आपको सामान्य जानकारी देता हूं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उसका पाचन कैसे होता है, कौन कौन से अंग हैं उनके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कौन सा हार्मोन है और अंतिम उत्पाद है वो क्या बनता है जो शरीर के लिए जरूरी होता है। इसके संबंध में हम पूरी जानकारी है वो इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर शब्द लिखा है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र, तो सबसे पहले आपको एक पाचन शब्द दिख रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसका अध्ययन कर लेते हैं कि ये पाचन होता क्या है। कभी कभी हमने सुना होगा अपने बुजुर्ग जो घर में होते हैं या फिर किसी व्यक्तियों के द्वारा कि आज हम भोजन का पाचन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए पेट भरा भरा महसूस हो रहा है, इस तरीके से सुना होगा। तो ये होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में देखो। विशेष रूप से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके कण कैसे होते हैं। उनके कण होते हैं बड़े, यानी कि बड़े भोज्य पदार्थ, यानी कि बड़े भोज्य पदार्थ होते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। बड़े भोज्य पदार्थ को सरल, कैसे साथियों, सरल और अवशोषण योग्य, सरल और अवशोषण अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ, अवशोषण योग्य योग्य भोज्य पदार्थ में, भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया होती है, पदार्थ में बदलने की क्रिया होती हैं। वो क्रिया होती हैं एक तो यांत्रिक विधि द्वारा, यानी कि जैसे हम भोजन चबाते हैं यांत्रिक क्रिया द्वारा, या फिर होती है रासायनिक क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? या तो होती है यांत्रिक क्रिया और दूसरी होती है रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया के द्वारा भोजन है, रासायनिक क्रिया। अब देखो, भोजन के बड़े भोज्य पदार्थ, यानी कि भोजन के बड़े बड़े कण हैं, बड़े बड़े कणों का सोटे और अवशोषण योग्य, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सरल या सोटे, सरल या सोटे अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ में बदलना किसके द्वारा? यांत्रिक क्रिया। यांत्रिक क्रिया कौन सी होती है? जैसे हम दांतों के द्वारा भोजन के बड़े कणों को छोटे कण में बदलते हैं, तो यांत्रिक क्रिया तो होती है दांतों से। किससे होती है? दांतों से होती है। और जो रासायनिक क्रिया होती है वो होती है एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा? एंजाइम द्वारा रासायनिक क्रिया होती है, जिससे भोजन के जटिल और जो कण होते हैं वो सरल कणों में बदलते हैं। इसमें बड़ों के साथ, यानी कि बड़े भोज्य पदार्थ है उसके साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जटिल, कैसे? जटिल भोज्य पदार्थ का। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाचन क्या होता है। सिंपल रूप से समझ सकते हैं कि बड़े या जटिल भोज्य पदार्थ का रासायनिक क्रिया तथा यांत्रिक क्रिया के द्वारा सरल और छोटे अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया है, उसको पाचन कहते हैं। तो पाचन तंत्र किसको बोलते हैं? इस पूरी जो घटना में सम्मिलित होने वाला जो पूरा सिस्टम है, पूरे अंग हैं और पूरी ग्रंथियां हैं, उन सभी को मिला करके हम बोलते हैं पाचन तंत्र। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखो, पाचन तंत्र है उसके अंदर कौन कौन से भाग आने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि पाचन तंत्र, पाचन जो तंत्र होता है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा है। दो कौन कौन से भाग? सबसे पहला भाग तो अपने पास में हो गया कौन सा? आहार नाल वाला। कौन सा? आहार नाल वाला। तो आहार नाल वाला जो पाचन तंत्र में पार्ट हो गया, इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कौन कौन से भाग आते हैं। जैसे मुख हो गया, मुख गुहा हो गई, फिर ग्रसनी है, ग्रासनाल है,
और फिर आमाशय हैं, ग्रहणी हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ये सब के सब पार्ट हैं वो किसके हैं? ये सब के सब हैं आहार नाल के पार्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आहार नाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपना मुख। क्या आता है? मुख। मुख जो बाहर दो होठों से घिरी हुई संरचना होती है उसको हम बोलते हैं मुख। मुख के बाद में जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं क्या? एक सेकंड थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जैसे मुख के बाद में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ग्रसनी। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको ग्रसनी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको फेरिंक्स कहा जाता है, जो भोजन और वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का काम करता है। ठीक है। उसके बाद में देखो ग्रसनी के बाद में यानी कि जो भाग आता है वो उसको बोलते हैं ग्रास नाल। क्या बोलते हैं साथियों? ग्रास नाल कहा जाता है। अब जो ग्रास नाल होती है इसको इंग्लिश में ईसोफेगस कहा जाता है, जो एक सीधी लंबी नली होती है जो सामान्यतः भोजन को जो ग्रसनी है, ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। और आमाशय के बाद में जो आता है उसको बोलते हैं ग्रहणी, जिसको इंग्लिश में ड्यूडिनम कहा जाता है। ग्रहणी के बाद में अब देखो ग्रहणी यू आकार या सी आकार जो पूरा डेरिवेशन है वो बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे इनकी कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में देखो जो भाग आता है उसको कहा जाता है छोटी आंत, छोटी आंत। और उसके बाद में जो भाग आता है, एक सेकंड थोड़ा सा सही लिखते हैं, छोटी आंत है। ठीक है। ये हो गया छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत आती है और बड़ी आंत के बाद में आता है मलाशय। मलाशय और मलाशय के बाद में आता है मल द्वार। क्या आता है? मल द्वार आता है, जिसके द्वारा मल का उत्सर्जन कर दिया जाता है। ठीक है। ये बात तो आपकी हुई हो गई क्लियर। यानी कि आहार नाल क्या है? ऐसा पूछा जाए कि आहार नाल किसको बोलते हैं, तो आहार नाल एक लंबी नली आकार की संरचना होती है जो मुख से प्रारंभ होकर के मल द्वार तक पाई जाती है। ठीक है। जिसके अंदर भोजन का विभिन्न पंथ के द्वारा, विभिन्न मार्ग के द्वारा, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा पाचन होता है, अवशोषण होता है। ठीक है। पाचन इसके साथ साथ में इसमें कुछ सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती। क्या पाई जाती हैं? पाचक सहायक, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं पाचक सहायक ग्रंथियां, जिसको हम बोल सकते हैं पाचक सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां कहा जाता है। और ये जो ग्रंथियां होती है ये ग्रंथियां पाचन में सहायक होती हैं, इसलिए तो इसको पाचक सहायक ग्रंथियां कहा जाता है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पाचक सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, जिसको विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे। देखो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मुख गुहा के अंदर एक पाई जाती हैं क्या? ग्रंथि, जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहा जाता है? लार ग्रंथि कहा जाता है। लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि। उसके बाद में एक और ग्रंथि पाई जाती है। अब देखो लार ग्रंथि भी 3 प्रकार की होती है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में यकृत, ठीक है, लीवर कहा जाता है, जिगर कहा जाता है। उसके बाद में एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, ये आपको पता है, अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि थोड़ा सा, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि होती है उसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावण किया जाता है। ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम आगे देखते हैं, कुछ इसमें डायग्राम है जो पाचन तंत्र का, उसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। यानी कि ये नाम तो मैंने लिख दिया लेकिन ये होता कहाँ कहाँ है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास में एक PDF है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस PDF से हम समझेंगे। ठीक है।
तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ अपने पास में देखो, ये जो डायग्राम आपके सामने है ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, हालांकि ये इंग्लिश में दे रखा है, तो आपको इंग्लिश के अंदर भी याद करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये इंग्लिश के अंदर ही पूछ लेते हैं, हिंदी के इंग्लिश के जो नाम है वो हिंदी में लिख करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको दोनों तरीके से याद रखना है। देखो ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इंसान है, मानव का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहले जो ये मानव का डायग्राम हो गया मनुष्य का, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बाहर की तरफ यहां पर डायग्राम में लिखा हुआ क्या, ठीक है, यहां पर जो मुख यानी कि दो होठों से घिरी हुई, मांसल होठों से घिरी हुई संरचना होती है, इसको मुख कहा जाता है, इंग्लिश में इसको माउथ कहा जाता है। मुख के बाद में अब यहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन कहाँ जाएगा, भोजन जाएगा उसके बाद में कहां पर, मुख गुहा में जाएगा, यानी कि यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर जाएगा, मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा में क्या पाई जाती है, एक तो जीभ पाई जाती, टंग पाई जाती है, और मुख गुहा में क्या पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यांत्रिक क्रिया के द्वारा भोजन के जटिल कणों को सरल कणों में बदलने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में मुख में हमने अभी ग्रंथियों के अंदर देखा था, तो लार ग्रंथि पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। तो लार ग्रंथियां भी तीन प्रकार की, देखो सबसे पहले ये देखो एक ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, जो वेरी इंपोर्टेंट है। पैरोटिड ग्रंथि जिसको हिंदी में कर्ण पूर्व ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये कान के पास में पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये ग्रंथियां और दे रखी हैं, यानी कि सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्रंथि, यानी कि दो ग्रंथियां ये हो गई। ये ग्रंथियां कहां पर पाई जाती है, निचले जबड़े के नीचे यहां पर पाई जाती हैं, और पैरोटिड ग्रंथियां ये कान के ऊपर पाई जाती हैं, और ऊपरी जबड़े की तरफ हैं वो इसकी नली खुलती है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसमें ये तो हो गई बात यहां तक, यानी कि भोजन कहां पर आ गया, भोजन आ गया है अपने यहां पर मुख गुहा में। यहां पर यांत्रिक क्रिया यानी कि दांतों के द्वारा भोजन का पाचन होता है। फिर एंजाइम यानी कि यहाँ पर लार ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम स्त्रावित होंगे उसके द्वारा भी भोजन का स्त्राव होता है। अब लार ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से पदार्थों का पाचन होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में भोजन चला जाता है कहाँ पर, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स को हमने बोला था क्या, ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी है वो किसको कहा जाता है, फेरिंग्स को कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। फिर उसके बाद में यहां पर देखो ये फेरिंग्स तो हो गया ग्रसनी। अब फेरिंग्स है ये भोजन और वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का काम। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, सेम जगह। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, यहां से तो भोजन आ रहा है, लेकिन ऊपर नाक वाला जो छिद्र है ये भी यहां पर आकर के खुलता है। तो यहां पर वायु भी आ रही है, इधर से भोजन भी आ रहा है, दोनों ही आपस में क्या करें, क्रॉस करें। अब क्रॉस करें तो ये कहां आ जाएंगे, अब भोजन तो यहां से होकर के इस भोजन वाली नली में चला जाएगा, लेकिन जो श्वास ले रहे हैं श्वास नली से, यहां से ये यहां पर आएगा श्वास, फिर ये श्वास यहां पर एक इपिग्लोटिस यानी कि मांसल पेशी से बना हुआ एक ढक्कन यानी कि सल्ला पाया जाता है, जो ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और ये संरचना पाई जाती है कहाँ पर, फेरिंग्स के अंदर पाई जाती है, और ये जो सल्ला है वो लगा होता है श्वास नली के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यों लगा होता है, क्योंकि जो भोजन है वो श्वास नली में न जा सके, इसके लिए यहाँ पर ढक्कन लगा होता है। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखो हम बात तो भोजन की कर रहे हैं, तो भोजन की तरफ ही पढ़ेंगे, यानी कि देखो तो भोजन है वो ग्रसनी से यानी कि फेरिंग से कहां पर आ गया, अब आ गया ईसोफेगस। ईसोफेगस को यहां पर हिंदी में कहते हैं ग्रास नाल। क्या कहते हैं, ग्रास नाल कहा जाता है ईसोफेगस को।
जो एक लंबी सीधी नली जैसी संरचना होती है। विशेष रूप से इसका कार्य होता है भोजन को कहाँ से, फेरिंक्स से स्टोमस यानी कि आमाशय तक ले जाना, यही कार्य, और ज़्यादा इसका कोई कार्य नहीं होता। अब भोजन आ गए कहाँ पर, स्टोमस में यानी कि आमाशय में। कहाँ पर आ गया, आमाशय में। आमाशय में भोजन आ गया। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है मेरे साथियों कि ये जो डायग्राम है न, ये शब्द हैं, ये हिंदी में भी याद रखने हैं और इंग्लिश में भी याद रखने हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा के अंदर सीधा डायग्राम दे देते हैं। ये डायग्राम आपको दे दिया और यहाँ पर ऐसे तीर लगा के पूछ लेंगे ये संरचना है, इसका नाम क्या है, और ऑप्शन में दे देंगे, या फिर ऐसे तीर लगा के दे देंगे ये संरचना ए है। अब आपको पूछेंगे कि ए का कार्य बताओ या फिर इसका कार्य बताओ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार के पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछे भी जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना ग्रासनाल, ठीक है, और ये हो गया आमाशय। उसके बाद में भोजन है वो आमाशय में पड़ा रहता है 4 से 5 घंटे तक, और आमाशय में HCl अम्ल भी पाया जाता है जिससे भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अब HCl है वो यहाँ पर पाया जाता है, HCl एक एसिड होता है, तो भी आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसका कारण क्या है ये हम आगे समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से भोजन चला जाता है फिर इस U आकार की या C आकार की संरचना में, जिसको हम बोलते हैं क्या, ड्यूडीनम, ठीक है। और यहाँ ड्यूडीनम के पास में यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको यकृत या फिर लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यकृत या फिर लीवर, ठीक है। यकृत और लीवर के अंदर क्या होता है, पित्त का निर्माण होता है, और पित्त है वहां से निकल कर यानी कि लीवर से निकल करके कहां पर आ जाता है, गॉल ब्लेडर में यानी कि पित्ताशय में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, पित्ताशय में आ जाता है, पित्ताशय में आ जाता है, और यहां पर क्या हो जाता है, पित्त का संग्रहण हो जाता है, ठीक है। अब ड्यूडीनम को इंग्लिश में हिंदी में है वो क्या कहा जाता है, ग्रहणी कहा जाता है, जो U या C आकार की संरचना होती है। उसके बाद में भोजन आ जाता है छोटी आंत में, और फिर चला जाता है बड़ी आंत में, और फिर आगे चला जाता है मलाशय में। अब देखो इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना क्या, ड्यूडीनम हो गया। ड्यूडीनम के बाद में भोजन है वो चला जाता है छोटी आंत। अब देखो छोटी आंत तो वैसे तो यहां से ही स्टार्ट हो जाती है। छोटी आंत के 3 भाग है, पहला तो ये ड्यूडीनम हो गया, फिर ये इलियम हो गया, ये इलियम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कोलोन, इलियम हो गया, और जेजुनम हो गया, ये जेजुनम। ये 3 भाग यानी कि एक भाग ये हो गया ड्यूडीनम, दूसरा जेजुनम बी, और सी हो गया इलियम। ये तीनों ही भाग मिलकर के छोटी आंत का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी यहाँ पर कितने भाग है देखो, एसेंडिक कोलन, और यहाँ पर ट्रांसवर्स कोलन, और उसके बाद में लास्ट में जो कोलन है वो है डेसेंडिंग कोलन, यानी कि आरोही और अनुप्रस्थ और अवरोही 3 भाग हो गए इसके बड़ी आंत के, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पर रेक्टम, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं मलाशय, ठीक है। और लास्ट में आता है क्या, एनस, यानी कि गुद्दा द्वार, ठीक है। और अब देखो मेन बात यहाँ पर एक और है कि ये तो हो गया छोटी आंत का भाग, ये हो गया बड़ी आंत का भाग। इस छोटी आंत और बड़ी आंत के संधि स्थल को क्या कहा जाता है, सीकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सीकम कहा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। सीकम के पास में एक अंगुली जैसी संरचना होती है
जो पेशियों से बनी होती हैं, जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, जो सेल्यूलोज पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल्यूलोज विशेष रूप से पशुओं के अंदर जो हरा चारा खाते हैं उनमें काम पसाने के लिए काम में आता है। मनुष्य है, मनुष्य में ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया पाचन तंत्र का जो सामान्य इंट्रोडक्शन, यानी कि सामान्य जानकारी हो गई। अब पूरा विस्तार से पढ़ना है। विशेष रूप से इसमें इतना ही दे रखा है, पाचन तंत्र क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। विशेष रूप से एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब देखो, ये तो हो गया है पाचन तंत्र। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट पेज, इसमें नेक्स्ट पेज हमारा है, इसमें जो उसको देख लेते हैं। ये हिंदी में दे रखा है। ठीक है, यानी कि अब देखो हिंदी में दे रखा है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि ये मुख गुहा हो गया। ठीक है, अब देखो मुख गुहा हो गया, फिर इसमें क्या आ गया? मुख आ गया। मुख के बाद में मैंने बोला कर्णपूरक ग्रंथि, जिसको पैरोटिड कहा जाता है। अधोजंब और अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको मैंने बोला था कि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअर ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद में यकृत को लीवर बोला, पित्ताशय को गॉल ब्लैडर बोला, ग्रसी का ईसोफेगस और फेरिंग्स, आमाशय को स्टोमस और अग्नाशय को पैनक्रियाज, और अग्र शुद्रांत्र और अनुप्रस्थ वृद्धांत और ग्रहणी को ड्यूडिनम कहा जाता है। और अंधनाल यानी कि सीकम और कर्मी रूपी परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और मलाशय रेक्टम है गुदा यानी कि एनाल। ये सामान्य जो हिंदी वाले शब्द है वो भी याद रखने हैं और इंग्लिश वाले भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है, जो क्या है हमारे सामने, वो है दांत। तो दांत को हम बाद में देखेंगे, एक बार न्यू पेज से देख लेते हैं। तो ये सामान्य जानकारी है, अगले वीडियो में देखेंगे इसको थोड़ा सा विस्तार से।